मानो से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ले लेते हैं। किरण सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप बताएं, कमाई के मौके आपको कहाँ दिख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से कल हमने देखा था कि नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई थी, इस रिकवरी में काफी सारे ऐसे स्टॉक है जो अपने प्रीवियस सपोर्ट या तो एक मेजर रिवर्सल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। उसमें से पहला स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल की अगर हम बात करें तो एक भारी गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुकी है। देखा तो 2400 से स्टॉक अभी 1300 के आसपास चल रहा है। अब रिसेंटली अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो 1300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं पे हमने देखा कि एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देख रहे हैं और लगातार 3 दिन से हार्ट ऑफ हार्ट पैटर्न में स्टॉक रिज्यूम हुआ है। तो एस्ट्रल करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1410 का हमारा टारगेट रहेगा। 1344 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। दूसरा जो कॉल है वो डीमार्ट रहेगा। डीमार्ट में भी आप देखोगे तो 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आफ्टर अक्टूबर 2024 के बाद सस्टेन हुआ है। अगर आप देखोगे तो क्लियर कट ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो ओवरऑल एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। 3685 के आसपास की क्लोजिंग है। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। 3720 3750 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। 3740 ऐसा हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं डीमार्ट एंड एस्टर दोनों हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स और एस्ट्रल, ये दो शेयर हैं किरण जी के रडार पर। एवेन्यू सुपरमार्ट के टारगेट आपकी स्क्रीन पर 3720 रुपए का लक्ष्य होगा और एस्ट्रल के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 1410 रुपए का, 1344 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 1500 रुपए से हमने लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखी थी एस्ट्रल में और 1300 रुपए के आसपास आकर थमा और वहां से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेकर शेयर ये चलने की कोशिश कर रहा है। और कल एवेन्यू सुपरमार्ट हालांकि रेंज में रहा है, लेकिन ये शेयर भी अब रिकवरी दिखाने के लिए तैयार है। ये दो शेयर होंगे किरण जी की तरफ से। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आप क्या खरीदेंगे, क्या सलाह है आपकी तरफ से? वेल, दोनों बाय करके चलने की सलाह है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो लार्सन एंड टुब्रो है। LNT 3275 के राउंड का क्लोजिंग है। अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। कल का जो डे बिफोर यस्टरडे का जो लो है 3180, उसका हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। 3350 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 3470 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो इंडियन होटल है। 749 के राउंड कल का क्लोजिंग है। अच्छी खासी रिदम हमें कल के दिन में देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 723 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 770 का पहला टारगेट होगा एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपर में 805 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इंडियन होटल्स 770 और 805 रुपए के टारगेट, 723 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं कुणाल जी। तो तीसरा ये बाय का शेयर। और इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो जो चौथा शेयर जो कुणाल की तरफ से वो है LNT का। अच्छी स्ट्रेंथ हमने कल के सत्र में भी देखी और इसके लिए टारगेट बनेगा 3350 का और 3470 रुपए का। तो ये दो शेयर हो गए कुणाल जी की तरफ से भी और बढ़िया शेयर आपको निकाल के दी हैं किरण की तरफ से। हमने देखा कि एस्ट्रल पर और डीमार्ट पर आपके लिए खरीदारी की सलाह है। एस्ट्रल के लिए टारगेट होगा 1410 रुपए का, स्टॉप लॉस 1344 का और डीमार्ट के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 3720 का, 3640 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो हमारे दो एक्सपर्ट तेजी का चौका लगा चुके हैं। 4 के 4 खरीदारी वाले शेयर आपको मिल गए हैं। मयूरेश जोशी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मयूरेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। भारत फोर्ज पे जरा सर बताइएगा, इन्होंने यूएस के एक कंपनी के साथ करार किया है। अब तो लगता है डर यूएस की बात सुन के भी कि अच्छा यूएस की कंपनी के साथ करार है, करार में क्या लिखा गया होगा आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार जरा भारत फोर्ज पे आपके रिकमेंडेशन, अगर खबर नहीं पड़ी तो सर सामने हम दिखा देते हैं। अमेरिका के लिए तोप सप्लाई के लिए करार है। ये तोप का मुंह किस तरह पता नहीं। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो मॉर्निंग सर। टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जो एक डर का माहौल बना हुआ है, उससे आई थिंक काफी सेक्टर्स शायद एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के ग्रिप में आ चुके हैं। और अगर ये टैरिफ्स जेन्युइनली लगते हैं ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, तो मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस एक बहुत आसान चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हाउ डू कंपनीज कॉम्प्रिहेंड दैट, ये देखना बहुत जरूरी होगा। दूसरा आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द कोर डिफेंस सेगमेंट, यानी जो कोर इनका क्लास 8 ट्रक सेगमेंट है भारत फोर्ज के लिए, उसके अलावा जो इनका डिफेंस में एक फोरे है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सम एलिमेंट ऑफ डिवर्सिफिकेशन जो कंपनी ने किया है।
over the last few quarters and years, and that should probably hold them in good stead. ये नहीं भूलना चाहिए कि जो क्लास 8 डिमांड है यूएस में, that is expected to remain extremely stable and in fact improve as we head into the next few quarters. अभी जो immediate replacement है for class 8 trucks within US itself, ये कोई readily available facilities या readily available manufacturing units नहीं है, और इसलिए अगर डिमांड बरकरार रहेगा और सप्लाई को अचानक रोका जाए तो दैट कैन बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर, स्पेसिफिकली यूएस कॉन्टेक्स्ट में. तो मुझे लगता है, आई थिंक ऑब्वियसली डर का माहौल है, टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, बट जो कोर बिजनेस सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ क्लास 8 ट्रक्स को लेके, दूसरा डिफेंस में आई थिंक जितने इनको डोमेस्टिक ऑर्डर्स मिल गए हैं या ग्लोबल भी, और जितनी डी रिस्किंग या डिवर्सिफिकेशन हुई है from the core class 8 truck business, I think that is also expected to contribute significantly going forward to the EBIT as well. But yes, फिलहाल I think जो situation है उसके वजह से शायद ये सारे जो US एक्सपोर्ट स्टॉक्स है इसमें थोड़ी आई थिंक एक मिक्स्ड रिएक्शन सी रहेगी, बट कोर बिजनेस जैसे मैं कह रहा हूँ और कोर आउटलुक का जो एक मैं नजरिया बता रहा हूँ वो शायद पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल दीज फोर्जिंग. फोर्ज को लेकर ये व्यू, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म है और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं. उनके बड़े ख़ास दोस्त हैं इलॉन मस्क, लेकिन एक इंटरव्यू दिया जो फॉक्स न्यूज़ को, उसमें उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री लगाते हैं अगर इलॉन मस्क भारत में, ठीक है लगाएं वो, लेकिन ये अमेरिका के हित में नहीं होगा, अमेरिकी लोगों के लिए ये ठीक नहीं होगा. और उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में ख़ासतौर से भारत में मस्क के लिए अपनी कार को बेचना एक तरह से इम्पॉसिबल है, असंभव बताया है. तो बहुत गजब का नेचर है डोनाल्ड ट्रंप का. मतलब न्यूज़ में हमेशा रहता है, एक तरफ उनकी दोस्ती देखी जाती है मस्क के साथ और मस्क भारत में प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ दिनों पहले अभी ये भी आया था कि करीब करीब टेस्ला ने 13 पदों के लिए वैकेंसी भी निकाली है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई और दिल्ली में उनके पहले शोरूम खोले जा सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर मारुति ने भी अपनी तैयारी काफ़ी तेज़ की थी. हमने देखा था भारत मोबिलिटी एक्सपो में उन्होंने अपनी ई विटारा लॉन्च की थी. लेकिन जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर, उन्होंने अपनी ईवी की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं. ये बदलाव क्या हैं, ये ज़रा समझते हैं. हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा. सृष्टि, बताइए क्या चेंजेस हैं स्ट्रेटजी में? देखिए, सुजुकी मोटर कॉर्प की तरफ से मिड टर्म स्ट्रैटेजी आई है जिसमें सबसे बड़ा बदलाव आने वाले समय में जितने नंबर ऑफ लॉन्चेस हैं उनमें कटौती की गई है. क्योंकि पहले मारुति सुजुकी ये बोलती थी कि 6 लॉन्चेस होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में वित्तीय वर्ष 2030 तक. अब उस नंबर को घटाकर 4 ही कर दिया गया है. तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है जो कि इनकी स्ट्रैटेजी में आया है. क्योंकि अभी ई विटारा लॉन्च हुई थी, इसके बाद आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी और ये माना जा रहा था कि किस तरीके से मारुति सुजुकी नए लॉन्चेस के चलते मार्केट शेयर गेन करेगी और उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उन सब पर चर्चा थी. पर अभी सबसे बड़ा बदलाव जो है इस नंबर में एक कटौती का है. इसके अलावा जो कंपनी ने अपने टारगेट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट ही हैं. क्योंकि पहले भी मारुति सुजुकी का यही कहना था कि इस पूरे पोर्टफोलियो में, यानी आने वाले टाइम में जो भी इंडिया की सेल्स होती है जिसका टारगेट करीब 2.5 मिलियन यूनिट्स तक उन्होंने रखा है वित्तीय वर्ष 2030 तक घरेलू बाजार में, उसमें से लगभग आप देखेंगे तो 15% जो है वो BEV का हिस्सा होगा, HEV यानी हाइब्रिड का 25%, CNG का 35% और साथ ही फ्लेक्स फ्यूल भी अब उनका कहना है कि 25% उनके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी जरूर रखेगा. अब मारुति सुजुकी घरेलू बाजार पे फोकस कर रही है पर इंटरनेशनल बाजारों पर भी उनका काफ़ी फोकस है. और उन्होंने ये भी कहा है सुजुकी मोटर कॉर्प ने कि इंडिया को वो एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं जहाँ यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो यूरोप और साथ ही अफ्रीकन मार्केट्स में जाएंगी. तो उसको लेकर भी उनकी पूरी प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रैटेजी, 15% BEV का कंट्रीब्यूशन और बाकी हाइब्रिड और साथ ही CNG का कंट्रीब्यूशन उन्होंने तय किया है. इसके अलावा मारुति सुजुकी ये भी बता रही है कि हालांकि थोड़ा सा जो मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ है उसको लेकर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलाव कंपनी ने किए हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन है, पर आने वाले टाइम में 50% मार्केट शेयर कंपनी हासिल करना चाहती है. और जो उन्होंने पद संभाला हुआ है ऑटोमोटिव लीडर बनने का भारतीय बाज़ारों में, वो उसको और भी बढ़ाना चाहते हैं. तो ये कुछ प्लान ज़रूर सामने आए हैं सुजुकी मोटर कॉर्प की तरफ से. ठीक है, शुक्रिया सृष्टि. तो पहले प्लान हुआ था कि FY30 तक
वो 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम किया है। अब 6 नहीं 4 ही करेंगे। हालांकि मार्केट शेयर का जो उनका टारगेट है वो है 50% का। वैसे भी अगर आप पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे तो हर 2 में से एक गाड़ी मारुति सुजुकी की बिकती है, तो वही लक्ष्य वो लेकर चल रही ईवी में। हालांकि थोड़े पीछे हो गए क्योंकि बाकी कंपनीज ने काफ़ी पहले इसमें स्ट्राइड ले लिया था, जैसे कि टाटा मोटर्स ने या फिर M&M ने भी उसके बाद। मयूरी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे मारुति सुजुकी के लेकर। देखिए, ईवी वाली ये जंग ऐसा नहीं कि नई है, पुरानी हो गई और मारुति की एंट्री थोड़ी सी लेट हुई है, और ये फिर स्ट्रेटजी कैसे देख रहे हैं आप इसको? आई थिंक दो चीजें देखनी चाहिए। मॉर्निंग टू अभिषेक जी। दो चीजें आई थिंक, अगर आप यूरोप का कॉन्टेक्स्ट देखें तो आई थिंक जो ईवी की एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन विटनेस किया जा रहा है। तो आई थिंक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी जो ईवी का अडॉप्शन है, इसमें थोड़ा डिफरमेंट, थोड़ा डिले, थोड़ा लैग, ये बिल्कुल देखा जा रहा है। आई थिंक आई वाज रीडिंग अ फ्यू ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑटोज को लेके ये वर्ष और अगले वर्ष के लिए। आई थिंक एटलीस्ट दोज रिपोर्ट्स आर इंडिकेटिंग द सेम। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ, अगर आप सिग्निफिकेंट लॉन्चेस करते भी हैं अगले 2 या 3 वर्षों में, और अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कंप्लीटली रेडी और इक्विप्ड, आप इतने लॉन्चेस लेके करोगे क्या? थर्ड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन इटसेल्फ, कंपटीशन किस पहलू में, किस प्राइस पॉइंट्स में, किस वेरिएंट्स में और किस फीचर्स विद स्ट्रोक कंटेंट के साथ व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, क्या प्राइस पॉइंट्स पे कर रही है, ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल रहने वाला है। एंड अगेन, लेट्स नॉट फॉरगेट कि आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली ईवी मोबिलिटी एक इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। फीचर्स को लेके, पावर ट्रेन को लेके, बैटरीज को लेके, इज गोइंग टू बी इवॉल्विंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसलिए आपने एक सडन इन्वेस्टमेंट्स अगर कर दी है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, और अगर 3 या 4 वर्षों में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा मिला, तो आई थिंक आपकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स शायद थोड़ी वेस्टफुल हो सकती है, बिकॉज विल देन हैव टू अडॉप्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म कमिंग। तो मुझे लगता है एक तो पहली स्ट्रैटेजी इन द राइट डायरेक्शन है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक अगर आप 20 और 25 लाख के ऊपर की गाड़ियां छोड़ दें तो द मार्केट इज एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव, और जो स्पेयर्स और सर्विस का कंपोनेंट रहता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए कोई नया एंट्रेंट जब आता है, हम टेस्ला की जब बात करते हैं एज एन एग्जाम्पल, आई थिंक ये सारी अटकलें और चीजें बनाना आसान नहीं है, उसको समय लगता है। तो मुझे लगता है आई थिंक मारुति शुड क्लिंग ऑन विद न्यू वेरिएंट्स कमिंग थ्रू, जो फीचर्स है, प्राइस पॉइंट्स अट्रैक्टिव है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक परफेक्टली सूटेड आज के तारीख में। ठीक है, मारुति को लेकर ये व्यू। लेकिन एक रिपोर्ट आई है